आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन पोर्टल पर नोडल अधिकारी के द्वारा किस प्रकार कार्य किया जाना है, यह आज जानेंगे। मैं सौरभ कुमार, समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड सूचना आयोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट पिटीशन सिविल नंबर 1040 ऑफ 2019 प्रवासी लीगल सेल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में दिनांक 20/3/2023 को समस्त राज्यों को निर्देश दिए कि समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालयों में ऑनलाइन माध्यम से अनुरोध पत्र आरटीआई के तहत दिए जा सके, इस हेतु प्राविधान किए जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के क्रम में उत्तराखंड सरकार के द्वारा आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है और इस आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल में बताना चाहूँगा कि समस्त विभागाध्यक्ष स्तर पर और शासन स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। उन नोडल अधिकारी को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आयोग के द्वारा प्रोवाइड की गई है। वो नोडल अधिकारी उस आईडी और पासवर्ड के सहयोग से आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद उनका काम होगा कि शासन स्तर पर और विभागाध्यक्ष जिस स्तर पर के नोडल अधिकारी है, उस स्तर पर जितने भी लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी विभाग में उनके हैं, उनकी समस्त की आईडी और पासवर्ड क्रिएट की जाएगी। वो आईडी और पासवर्ड उनके द्वारा अपने-अपने लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी को उपलब्ध कराई जानी है। तो अधिकतम जितने भी विभाग हैं उनकी लगभग सबकी आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके नोडल अधिकारी की प्रोवाइड करा दी गई है। बहुत से नोडल अधिकारी के द्वारा अपने लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की आईडी भी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी कोई ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो वो सबसे पहले नोडल अधिकारी जो बने हुए हैं, उनके होम पेज पर शो करेंगे। नोडल अधिकारी यह देखेंगे कि मांगी गई सूचना जो है, वो किससे संबंधित है, क्या विभाग से संबंधित है या उनके अन्य किसी विभाग से संबंधित कोई पॉइंट्स है। उस हिसाब से वो निर्णय लेंगे कि अगर अनुरोध पत्र उन्हीं के विभाग से संबंधित है, तो जो भी पीआईओ है उनको ट्रांसफर कर देंगे ऑनलाइन माध्यम से। इसके लिए हमें कोई अलग से लेटर नहीं बनाना होगा और इसी तरह यदि अनुरोध पत्र किसी अन्य पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है, तो उनको भी नोडल अधिकारी चाहे तो सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं या अपने पीआईओ को भेज दें और वो पीआईओ जो है उस पे जो जिस पीआईओ से संबंधित सूचना है, वो अपनी सूचना के लिए निर्णय अपने स्तर से लेंगे और जो शेष पार्ट अगर अदर पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है, उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो नोडल अधिकारी का एक ये दायित्व है। इसके अलावा मैनुअल्स भी अपलोड करने का प्रोविजन नोडल अधिकारी के लॉगिन में दिया हुआ है। तो आज हम ये जानेंगे कैसे नोडल अधिकारी की लॉगिन आईडी से कार्य किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि rti.online.uk.gov.in ये यूआरएल है जिसके माध्यम से हम लॉगिन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं होम पेज पे कि जब भी आप rti.online.uk.gov.in पर जाएंगे, तो जैसे ही ब्राउज करेंगे आपको इस तरह का होम पेज दिखाई देगा और होम पेज पे हम जब अधिकारी लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अधिकारी लॉगिन पर क्लिक करने पर हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा और जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया हुआ है, उसकी सहायता से हमें पोर्टल पर लॉगिन करना है। तो जैसा कि हम ये एक आईडी है जिससे हम इसको लॉगिन करके आपको दिखा रहे हैं कि इस पे किस तरह कार्य किया जाना है। तो मैं ये जैसे ही हम एज ए नोडल इस पे आरटीआई पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, तो आपको होम पेज पर आपको दिख रहा है कि न्यू रिक्वेस्ट कितने आई हुए हैं, न्यू अपील्स कितनी आई है, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट कॉल। सपोज आपको अनुरोध पत्र आते हैं, अनुरोध पत्र के सापेक्ष अगर कोई आपने रिक्वेस्ट की हुई है, तो वो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स में चला जाता है और न्यू अपील्स है। तो इसमें होम पेज में आपको साफ दिख रहा है कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर 000 दिख रहा है, इसका मतलब आपका ना कोई न्यू रिक्वेस्ट है, ना कोई न्यू एप्लीकेशन है और ना ही कोई रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम वन बाय वन देखते हैं इसमें क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं।
तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने पीआईओ अपीलितकारी नहीं बनाए हैं और भविष्य में भी अगर कोई चेंज वेंज करना है तो उस पे कैसे कार्य करना है, वो सबसे पहले हम इसको बताते हैं। ये मास्टर अपडेशंस में दिया हुआ है कि हम मास्टर अपडेट में कोई भी अपीलेट अथॉरिटी है और पीआईओ डिटेल है, यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे पब्लिक अथॉरिटी डिटेल। जिस किसी को भी नोडल अधिकारी नामित किया गया है विभाग में, तो उनका यहाँ पे नोडल अधिकारी का नाम पब्लिक अथॉरिटी का दिखाई देगा। तो ये क्योंकि टेस्ट है इसलिए टेस्ट डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे आप, और कॉन्टैक्ट एड्रेस ये सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी इसमें डिपार्टमेंट में पब्लिक अथॉरिटी होंगे यहाँ नाम दिखेगा, और पब्लिक अथॉरिटी के रूप में जो नोडल अधिकारी को रोल दिया गया है, ये नोडल अधिकारी का लॉगिन है, उनके नोडल अधिकारी का यूजर आईडी ये शो कर रहा है, और जो नोडल अधिकारी विभाग के होंगे उनका नाम यहाँ शो करेगा, उनका डेजिग्नेशन शो करेगा, एड्रेस शो करेगा। अब सपोज किसी को ये लगता है कि नोडल अधिकारी जो है उसमें और डिटेल देखना है, तो इसको ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो उन नोडल अधिकारी का पूरा नाम डिटेल सब कुछ आ जाएगा। अब सपोज किसी का नोडल अधिकारी का इस नाम की स्पेलिंग में, डेजिग्नेशन की स्पेलिंग में, या कॉन्टैक्ट एड्रेस में, या ईमेल आईडी या फोन नंबर, इसमें किसी में भी कोई मिस्टेक हो गई है तो नोडल अधिकारी अपने स्तर से ही चेंज कर सकते हैं। आईडी छोड़कर पासवर्ड भी एटलीस्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये जो नोडल की जो लॉगिन आईडी या उनको पावर दे रखी है, तो वो नोडल अधिकारी चाहें तो अगर कोई नोडल अधिकारी चेंज हो गए हैं उस केस में भी आप क्या करेंगे, सपोज नोडल अधिकारी चेंज हो गए तो पहले नोडल अधिकारी भी आप यहाँ पर आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले कैटेगरी ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, इसमें अदर सिलेक्ट कर लीजिए। अदर सिलेक्ट करने के बाद अब आपके नोडल अधिकारी, सपोज स्पेलिंग गलत हो गई है तो आप स्पेलिंग सही कर सकते हैं, और अगर नोडल अधिकारी चेंज हो गए हैं तो नोडल अधिकारी का नाम, डेजिग्नेशन ये सब चेंज करके सारे डाटा एंट्री करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस जो मास्टर अपडेशन में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका पब्लिक अथॉरिटी डिटेल्स में, आप यहाँ से ना केवल आप अपना करेक्शन कर सकते हैं नाम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस में, ईमेल आईडी या फोन नंबर में, बल्कि आप यहाँ इस ऑप्शन पे जाके अगर नोडल अधिकारी चेंज हो जाते हैं, कोई दूसरे बन जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पे चेंज किया जाता है आराम से। तो पहला क्लियर हो गया कि नोडल अधिकारी ही अपना अगर डाटा चेंज करना चाहते हैं, कुछ गलती हो गई या दूसरे बन गए हैं, तो इसके लिए हमें किसी एडमिन के पास जाने की जरूरत नहीं है। नोडल अधिकारी अपनी लॉगिन आईडी से ही चेंज कर सकते हैं। तो जब भी कोई चेंज होते हैं तो उनसे आईडी पासवर्ड लेके चेंज किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब आ गया कि हम पीआईओ और अपीलेट अथॉरिटी कैसे क्रिएट करें। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि सर जब भी पीआईओ अपीलेट अथॉरिटी बनाए तो सबसे पहले अपीलेट अथॉरिटी उसमें होना चाहिए। अपीलेट अथॉरिटी को सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी ऐड न्यू को चेंज नहीं करना है। ऐड न्यू पे जब क्लिक करेंगे इसका मतलब पहले ही कोई अमित कुमार नाम से बने हुए हैं, तो यहाँ नीचे ऐड क्लिक, जितने भी पहले से पब्लिक अथॉरिटी होंगे वो सारे नाम शो करने लगेंगे। तो यहाँ आपको चेंज नहीं करना है, आपको बनाना है, नए बनाने हैं। तो उस केस में आप यहाँ ऐड एफ ही ऑप्शन रखेंगे सिलेक्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑप्शन में, और इसके बाद आप आगे नेम ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, यहाँ अपीलेट अथॉरिटी नाम लिखेंगे, यहाँ उसका जेंडर लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे। एड्रेस में पहली लाइन में कोशिश कीजिए कि किसी विभाग का पूरा नाम लिख दें, फिर इसके बाद दूसरे में उसका एड्रेस, और लास्ट वाले में डिस्ट्रिक्ट। तो ये एड्रेस लिखने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब यहाँ क्रिएट न्यू लॉगिन में ध्यान रखें, यहाँ पर यस ऑप्शन जरूर क्लिक करना है। जब यस क्लिक करेंगे, क्योंकि आप नया बना रहे हैं, जब यस आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप बाकायदा यूजर नेम और उसका पासवर्ड और आईडी आप यहाँ मेंशन करेंगे, और इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट में लिख दीजिए क्रिएट न्यू लॉगिन। और इसमें आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें सीधा सा है कि जब पासवर्ड डालेंगे तो एक स्पेशल कैरेक्टर कंपलसरी है, और मिनिमम कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। तो इसको, और जब भी आप यूज करेंगे अल्फ़ाबेट और नंबर कंपलसरी है। तो यहाँ आप इंस्ट्रक्शंस ऊपर दिए हुए हैं, उसको आप पढ़ के आप आराम से यहाँ पर आईडी पासवर्ड आप दे सकते हैं, और उसको पहले कहीं नोट कर लीजिए, इससे भूले ना। और इसके बाद है
प्रेडिसर्स, नेम ऑफ द प्रेडिसर्स अपीलेट अथॉरिटी। तो यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना है। नेम ऑफ इसका प्रेडिसर्स जो है उसको चेंज इसलिए नहीं करना है। ये पूछ रहा है कि क्या पहले ही कोई अपीलेट अथॉरिटी थे जिनकी जगह इनको करना है। तो क्योंकि आप नया क्रिएट कर रहे हैं, पहले कोई नहीं था, तो यहाँ सिलेक्ट कर नहीं करना है। यदि कोई पहले अपीलेट अथॉरिटी थे, उनकी जगह इनको नॉमिनेट करना है। चेंज किया हुआ है, अब नए बनाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ही हमें यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट करके पुराने वालों का नाम सिलेक्ट करना है। क्योंकि ये ध्यान रहे कि जो भी डाटा पुराने अपीलेट अथॉरिटी का होगा वो सारा डाटा इनको शो करने लगेगा। तो ये विशेष ध्यान रखें, ये तभी सिलेक्ट करें। और अन्यथा की स्थिति में अगर कोई नए अपीलेट अथॉरिटी बना रहे उस केस में इसको चेंज ना करें। इसके बाद सिक्योरिटी कोड सबमिट करके आप सबमिट कर सकते हैं और आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। और सपोज अगर किसी कारणवश अपीलेट अथॉरिटी का कोई डिटेल्स गलत हो गया है, तो आप उसके लिए दोबारा ऐड एफए, सिलेक्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑप्शंस में ऐड एफए पे नाम जो भी होगा पहले से इसमें शो करेगा, आप क्लिक करके उनका जो नाम, जेंडर, डेजिग्नेशन, एड्रेस, एटलीस्ट फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये आप चेंज करके दोबारा भी सबमिट कर सकते हैं। तो अगर कोई गलत हो गया है अपीलेट अथॉरिटी, इसी तरह आगे हम पीआईओ को भी बताएंगे, अगर गलत हो गया है तो उसको भी आप सही करके सबमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एडमिन के पास जाना पड़े। तो ये भी नोडल अधिकारी को ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जब आप इसमें मास्टर अपडेशन में अपीलेट अथॉरिटी ऐड करने का ऑप्शन आपको बता दिया है, सेम इसी तरह पीआईओ का डिटेल क्रिएट करने का है। और इसमें हम इसीलिए अपीलेट अथॉरिटी पहले बोलते हैं कि पहले आपको बनाना है, क्योंकि जब पीआईओ जब बनाने जाते हैं तो वो ये पूछता है कि इनके अपीलीय अधिकारी कौन है। इसमें सेम वही फॉर्मेट है जैसा कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का भी आपने देखा था। यहाँ सिलेक्ट पीआईओ की जगह न्यू पीआईओ, अगर नए पीआईओ ऐड करने हैं तो न्यू पीआईओ, अगर पहले से कोई है तो अगर उनका कोई नाम गलत हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के गलत हो गया, तब भी उसको सिलेक्ट करें, अन्यथा ऐड न्यू पीआईओ ही ऑप्शंस रखें। इसके बाद जैसा बताया, यहाँ नाम देना है, जेंडर देना है, डेजिग्नेशन, एड्रेस, वही पुराने ऑप्शंस हैं सारे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब आप क्रिएट कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि अगर एक बार एक ऑफिस के नाम से आईडी क्रिएट हो गई है तो दोबारा उसको नई क्रिएट ना करें। अब क्योंकि यहाँ पे हम नया पीआईओ ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ क्रिएट न्यू लॉगिन सिलेक्ट कर रहे हैं। क्रिएट न्यू लॉगिन, और कोशिश रहे किसी व्यक्ति के नाम या डेजिग्नेशन से अगर आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो कम से कम ऐसा रखें कि जो हमेशा वही आईडी बनी रहे। नाम अगर यूज कर रहे हैं तो नाम से बचें, क्योंकि अधिकारी तो चेंज हो जाते हैं, पर डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन भी कर सकते हैं। डेजिग्नेशन के साथ अगर हम उनका डेजिग्नेशन और ऑफिस का नाम कुछ सब मेंशन करना चाहते हैं, मेंशन कर सकते हैं, पर किसी के नाम से ना बनाए, क्योंकि वो चेंज हो जाएंगे, फिर आईडी भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो यूजर नेम जो है ऑफिस के डेजिग्नेशन से, जो परमानेंट अगर है, या ऑफिस के नाम से भी बना सकते हैं, कार्यालय जिससे संबंधित है। और इसके बाद एंटर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, जो पहले भी हमने बताया था, ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं। इसको एंटर करने के बाद फिर सब्जेक्ट डाल दिए क्रिएट न्यू आईडी, और यहाँ पर जरूर पूछेगा अपीलेट अथॉरिटी नेम, तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे, अपीलेट अथॉरिटी का नाम देंगे, और इसके बाद इसको हम जैसा कि पहले बताया था, नेम ऑफ द प्रीडिसेसर्स पीआईओ, पिछले अगर कोई पीआईओ है तो उस केस में उसकी जगह अगर नए नियुक्त हुए हैं तो उस केस में हमें यहाँ सिलेक्ट करके ऑप्शन यूज करना है। क्योंकि हम नई आईडी बना रहे हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है, और सिक्योरिटी कोड यहाँ एंटर करके सबमिट कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा आसानी से पीआईओ कैसे जनरेट करेंगे। अब पीआईओ भी जनरेट हो गए, अपील भी जनरेट हो गए। तो मेन काम यही था कि पीआईओ अपील अधिकारी कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पीआईओ अपील अधिकारी जब जनरेट हो गए, अब हमें मास्टर अपडेशन में बस 3 ही ऑप्शन हमारे लिए यूजफुल हैं, इसके अलावा भी नहीं है। और अब हम देखेंगे कि वापस सर्च पे आते हैं। सर्च ऑप्शंस में आप आरटीआई रिक्वेस्ट ऑफ और फर्स्ट अपील देख सकते हैं कि कितनी प्राप्त हुई है, और वो भी आप रिसीविंग डेट से, पर्टिकुलर कोई 2 डेट के बीच के में कितने पीआईओ अनुरोध पत्र, कितनी फर्स्ट अपील प्राप्त हुई है। रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, रजिस्ट्रेशन नंबर नाम से भी सर्च कर सकते हैं। एक ऑप्शंस दिया है जिससे आप कितनी फर्स्ट अपील और रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है, ये पूरे उसमें आपको पूरी दिख जाएगी। और साथ में ये भी दिख जाएगा इस पर क्या एक्शंस है, साफ दिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम,
पीआईओ और कंसर्न्ड जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो उनका नाम, करंट स्टेटस क्या है, डेट ऑफ एक्शन क्या है, रिसीव डेट है, ये एक सीट भी आपको सर्च में दिख जाती है। तो ये सर्च में आप इस तरह आप पूरा डाटा देख सकते हैं, फर्स्ट अपील भी देख सकते हैं इसी तरह, और ऐसी तरह आरटीआई रिक्वेस्ट देख सकते हैं। ये ऑप्शंस दिए हुए सर्च करने के लिए। असेसमेंट में सेम वही ऑप्शंस हैं जो होम में आपको दिख रहे थे, न्यू रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। आप जाएंगे असेसमेंट में, डॉक्यूमेंट कॉल्ड में दिख जाएगा आपका डॉक्यूमेंट जो कॉल कर रखे हैं, और न्यू रिक्वेस्ट। तो आपका होम सर्च असेसमेंट मास्टर अपडेशन क्लियर हो गया। अब इसमें हम एनुअल रिटर्न्स की बात करते हैं। एनुअल रिटर्न्स अभी इस पे काम चल रहा है, जो हम लोग ईयरली जो स्टेटमेंट भेजते हैं सूचना आयोग को कि हमें साल में कितने अनुरोध पत्र, कितने फर्स्ट अपील प्राप्त हुई, कितने में निस्तारित की, कितने को हमने रिजेक्ट किया, कितने में शुल्क मांगा, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न्स में सबमिट करने का प्रोविजन आपको ऑनलाइन दिया जाएगा। अभी इस पे कार्य चल रहा है। आपको नॉर्मली ये वर्क इस तरह ही करेगा जैसा सामने लिखा हुआ है यहाँ, सबमिट क्वार्टरली रिटर्न। ये अभी जो भारत सरकार ने जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उसी हिसाब से वो क्वार्टरली सबमिट करते हैं। तो इसमें डिपार्टमेंट नाम आएगा, जिस ईयर का होगा उस ईयर को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ऐड क्वार्टर में जैसे ऐड एक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मेट आ जाएगा जिसमें हमें एंट्री करनी होगी। तो ये चूंकि अभी काम चल रहा है, इस पर टेस्टिंग होनी है, तो ये चीज़ हम आपको बाद में कवर करेंगे। तो एनुअल रिटर्न्स हमारा ये ऑप्शंस दिया है, वो जो ईयरली जो हम सूचना भेजते हैं उसके लिए बना हुआ है, जो कि हमारा आसानी से ऑनलाइन ही सूचना चली जाए, इसके लिए तैयार किया जाना है। अभी यूटिलिटीज में आते हैं। यूटिलिटीज में हमने दिया है वेब पेज लिंक। वेब पेज लिंक, अगर इसमें प्रोविजन है कि पब्लिक अथॉरिटी की अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। वेबसाइट पे आरटीआई जो मैनुअल है आरटीआई के तहत 41B के तहत, और वेबसाइट पे जो डिस्क्लोज कर रखा है उसका लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। यूआरएल आप अपनी साइट पे जाएंगे, अपना यूआरएल इस पे सिलेक्ट करके इस पे आप दे देंगे लिंक और उसको सबमिट कर देंगे। ये लास्ट डेट ऑफ अपडेशंस अपडेटिंग आरटीआई मैनुअल, जो भी आपने लास्ट डेट अपडेट किया उसकी आप यहाँ डेट सेलेक्ट करके उसको सिलेक्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये आपका एक डाटाबेस जो है वो एडमिन को प्राप्त हो जाएगा। आपका मैनुअल बना है नहीं बना है, किस डेट तक बना हुआ है, क्योंकि इसका भी ऑडिट थर्ड पार्टी होना है। तो इसमें आपका यूटिलिटीज में सबसे पहले हो गया वेब पेज लिंक। डीएक्टिव लॉगिन। डीएक्टिव लॉगिन आप किसी की आईडी भी डीएक्टिव कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको बचना चाहिए। आप इसको डीएक्टिव किसी को मत कीजिए, किसी की डीएक्टिव कर देंगे तो उसमें दिक्कत भी आ जाएगी। आप उसको पुराने वाले को आईडी को जो अभी मैं बताया था कि अगर चेंज होते तो उनको चेंज कर दीजिए। इसको अभी आप अपने तरफ से डीएक्टिव मत कीजिए किसी की। क्रिएट लॉगिन, यहाँ पे जितनी भी आईडी क्रिएट हो रखी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे रोल आप जाएंगे, अपीलेट अथॉरिटी सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आप ऐड न्यू लॉगिन यूजर पे क्लिक करेंगे। व्यू लॉगिन यूजर लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे, और इस पर आप क्लिक करके पब्लिक अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी कौन बना हुआ और पीआईओ कौन बना हुआ यहाँ से आप देख सकते हैं। यूजर नेम जो है, कई बार होता है कि हमने आईडी पासवर्ड बनाई और आईडी हम भूल गए कि यूजर नेम क्या दिया था। तो यहाँ पे आप जो यूटिलिटीज में क्रिएट लॉगिन जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके व्यू लॉगिन यूजर लिस्ट पे जाके आप पर्टिकुलर पीआईओ और अपीलेट अथॉरिटी की जो यूजर नेम है वो आप देख सकते हैं क्या यूजर नेम दिया था, और कौन उसके पीआईओ या अपीलेट अधिकारी हैं, उनका नाम भी दिख रखा है। तो अगर आपके यूजर नेम है तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। सपोज कोई पासवर्ड भूल गया है तो आप यहाँ से यूजर नेम देख के उसकी आईडी मतलब पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वो भी आपको यूटिलिटीज में दिया हुआ है। इसमें चेंज पासवर्ड, ये चेंज पासवर्ड ऑप्शन नोडल के लिए है। नोडल अधिकारी अपना चेंज यहाँ पर जो पासवर्ड उनको प्रोवाइड किया गया है उसको आप इस ऑप्शन पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप रीसेट यूजर पासवर्ड जो है वो उस केस में जो अभी बताया था कि पीआईओ और अपील अधिकारी पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप उस पर सबसे पहले आप पीआईओ या अपीलेट अथॉरिटी जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड बार आप उसमें जाएंगे, जो भी उसमें होंगे नाम शो करने लगेंगे लिस्ट में, आप पर्टिकुलर उनको सिलेक्ट करके और आप उनका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो अगर पीआईओ अपील अधिकारी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और यूजर नेम भूल जाते हैं तो ये भी नोडल अधिकारी के स्तर पर ही सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। वो अपना यूटिलिटीज में क्रिएट लॉगिन ऑप्शन से जाके उनकी यूजर नेम देखकर और रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं।
रीसेट पासवर्ड में कोई पुराना पासवर्ड नहीं पूछते, वो सीधे ही न्यू पासवर्ड पूछते हैं। तो इसके बाद आपका यूजर मैनुअल, पीआईओ पे कैसे जिसमें नोडल अधिकारी कैसे कार्य किया जाना है, इसमें आपका यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है। आप यूजर मैनुअल की सहायता से इसमें कैसे कार्य करना है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यूटिलिटीज में सीधी से वेब पेज लिंक, डीएक्टिव लॉगिन, क्रिएट लॉगिन और चेंज पासवर्ड, रीसेट यूजर पासवर्ड और यूजर मैनुअल दिया हुआ है। तो यूटिलिटीज का भी ऑप्शन हो गया। रिपोर्ट्स में लॉगिन स्टेटस रिपोर्ट दिया हुआ है। आप किसी रिसेंटली देख सकते हैं किस किसने लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे आप, और किसने नहीं। इसमें दिख जाता है कि कितने बार लॉगिन किया हुआ है, कितने बार सक्सेस रहा, किसने अटेम्प्ट फेल हो गए। तो यहाँ पे आप ये भी लॉगिन की स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटस रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। स्टेटस रिपोर्ट में अपील और रिक्वेस्ट का स्टेटस किसी पर्टिकुलर डेट के बीच का आप ये देख सकते हैं कितने रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है, कितने आपको ऑनलाइन रिसीव हुए, कितने फिजिकली रिसीव हुए, टोटल कितने हुए। यहाँ आप एक रिपोर्ट स्टेटस तैयार हो रहा है। और डिजाइन रिपोर्ट भी इसमें ऑप्शंस दी हुई है। डिजाइन रिपोर्ट्स में आप बाकायदा एक पर्टिकुलर डेट से, चाहे आप डेट आरटीआई रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम इतने से इतने, तो ये नंबर के हिसाब से देख सकते हैं या फिर डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और आप यहाँ एक्शन रिजेक्ट कितने हुए, रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस कितने हैं, थर्ड पार्टी कितने, ट्रांसफर रिक्वेस्ट अदर पीआईओ ट्रांसफर, ये आप ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्शन ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो रहने दीजिए। इसे सारे आपको जो भी ऑप्शन डिटेल्स लेने हैं इसे आप सिलेक्ट करके और उसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। सबमिट करेंगे और रिपोर्ट आपके सामने हो गई। आप देख सकते हैं कितने रिक्वेस्ट आपको आए हुए हैं, ये आपकी डिटेल्स आ गई। और यहाँ पे आप, तो ये भी एक ऑप्शंस दिया हुआ है आपको पास। इसमें रिपोर्ट्स में डिजाइन रिपोर्ट आ गई। अब हम आपको ट्रेनिंग का वीडियो शीघ्र ही आपको इस पे आपको दिखेगा। अभी इस पे नहीं है तो आपको नहीं शो कर रहा है। लॉगिन हिस्ट्री में आपका जिस दिन जब जब लॉगिन किया है वो आपको शो करेगा लॉगिन हिस्ट्री। ये आप देखते हैं नोडल में जब भी आपने कब कब लॉगिन किया है, कब और कब फेल हुआ है, यहाँ ऑप्शन दिया है लॉगिन हिस्ट्री। इसके बाद आता है मैन 41B, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल का 41B मैनुअल के अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आपका मैनुअल अगर बना हुआ है तो आप यहाँ पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। प्रेजेंट में सिर्फ नोडल जो जो जिस जगह नोडल बने हैं वो अपने विभाग का ही लॉगिन वो 41B का मैनुअल अपलोड कर सकते हैं। इस पे भी काम चल रहा है कि पीआईओ या अन्य ऑफिस ऐसे भी हैं जो पीआईओ लेवल पे भी अपना मैनुअल रखा जाता है या अपील अधिकारी के लेवल पे भी रखा जाता है, क्योंकि नोडल तो हमारे कम बने हुए हैं। नोडल डायरेक्टरेट लेवल के बने हुए हैं या फिर शासन स्तर पर बने हुए हैं। तो जबकि हमारे मंडल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैनुअल्स रखे जाते हैं, तो उसके लिए भी अभी काम चल रहा है। तो फिलहाल अभी नोडल स्तर पर मैनुअल अपलोड करने का प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस हैं, हिंदी इंग्लिश में मैनुअल। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ बंच में है। अगर सपोज सिंगल आपका मैनुअल है, एक ही पीडीएफ में है, तो हिंदी और इंग्लिश में इसको अपलोड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 50 MB तक का ही मैनुअल अपलोड हो सकता है। इसमें लिमिट लगी हुई है 50 MB। जिसका 50 MB से ज़्यादा मैनुअल हो रहा है, सपोज उसके ज़्यादा पेपर हो रहे हैं, तो वो अपलोड मल्टीपल उसमें करेंगे, सेकंड ऑप्शन लेंगे। उसमें आपका पॉइंट वाइज 41B के जितने भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है, उसमें आप जाके इसको सबमिट करके आप एंट्री कर सकते हैं। अब कई बार कहते हैं कि मुझे देखना कैसे, एक क्वेरी आती है कि हम सर देखेंगे कैसे। जो अपलोड करते हैं उसके नीचे ही आपको पीडीएफ शो करने लगता है, आप उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये आपको वही शो कर जाएगा। तो इस तरह ये यहाँ पे आपका 41B का मैनुअल भी अपलोड करना। तो जो अभी हमने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर नोडल अधिकारी के जो भी काम है वो इस पे अभी हमने देखा। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो पीआईओ अपील अधिकारी का आईडी क्रिएट करना, और जब भी इसमें चेंजिंग होगी तो उसको चेंज करने का सबसे बड़ा दायित्व है। और दूसरा है कि अनुरोध पत्र आया हुआ है, फर्स्ट अपील आई हुई है, वो संबंधित पीआईओ अपील अधिकारी को कैसे भेजा जाए। तो इसमें लास्ट में आपका एक तो ये काम बचता है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा 41B मैनुअल अपलोड करना है। तो ये जितने भी आपको काम अभी दिखे ये सारे नोडल अधिकारी का दायित्व है कार्य करने का। अब वापस आते हैं कि सपोज कोई न्यू रिक्वेस्ट आता है, उस पर कैसे अब उनको पीआईओ को भेजा जाएगा। जैसा कि अभी बताया था कि हमने अपने विभाग के जितने पीआईओ अपील अधिकारी जाके मास्टर अपडेशन में जाके हमने
और सारे बना दिए हैं। अब बना दिए हैं तो स्वाभाविक है, अब हम जब इस पे ट्रांसफ़र करने का आएँगे वही सारे मुझे ऑप्शंस प्राप्त होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जैसे ही होम पे जाके न्यू रिक्वेस्ट पे जो डिजिट दिया उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे या यहाँ पे एडिट बॉक्स जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक सारा डिटेल्स प्राप्त हो जाएगा, किसने अनुरोध पत्र किया, किस जगह से है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और बीपीएल है कि नॉन बीपीएल है। ये सब देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि अनुरोध पत्र किसका है। इसमें इसमें अब नेक्स्ट जो भी अनुरोध पर सूचना मांगी गई है वो यहाँ पर पीडीएफ यहाँ शो करेगा। पीडीएफ पे आप क्लिक करके ये देख सकते हैं कि अनुरोध पत्र में क्या सूचनाएं मांगी हुई है। तो सबसे पहले ये अटैचमेंट पे क्लिक करके देखेंगे। अगर सपोज किसी ने अटैचमेंट नहीं लगाया तो ये टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे वो मेंशन करेंगे हमें सूचनाएं क्या मांगी हुई है। दूसरा, उसने अमाउंट पेड किया है कि नहीं किया है, बीपीएल है नॉन बीपीएल, तो यहाँ उसने बीपीएल यस किया हुआ है, ये बीपीएल का है, इसने मना कर दिया है कि, और यहाँ साफ लिखा है पब्लिक किसने बीपीएल नंबर इशू ईयर एज दिखा बीपीएल कार्ड नंबर दिया है, ईयर ऑफ इशू है, किसने इस जारी किया है और अमाउंट पेड, क्योंकि बीपीएल उसने शो कर रखा तो जीरो ही शो कर रहा है इसीलिए। तो यहाँ पे आप ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाता है कि क्या वो सिटीजन बीपीएल है। अगर बीपीएल है तो हमें देख लेना बीपीएल का उसने डिटेल्स अटैच किया है नहीं किया है, नहीं तो उसे हम बीपीएल का प्रमाण मांग सकते हैं। तो अब मैं देखता हूँ आगे कि सपोज यहाँ उसने रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट दिया है, हमने यहाँ देख लिया इस पीडीएफ पे कि क्या सूचनाएं मांगी है और उसने डिमांड सपोज अपना बीपीएल होने का प्रमाण नहीं दिया है। तो अब हमारे पास ये सारा डिटेल्स देखने के बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया है मोड ऑफ एक्शन। नोडल अधिकारी का जो मोड ऑफ एक्शन यहाँ ऑनलाइन फॉरवर्डिंग का ही है। अब ऑनलाइन फॉरवर्डिंग में आप देखते हैं कितने ऑप्शन हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिखते हैं। फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू पीआईओ, नंबर 1, हम जो अनुरोध पत्र है संबंधित को पीआईओ को भेज दें। रिक्वेस्ट रिटर्न टू अपीलेंट, अपीलेंट को रिक्वेस्ट रिटर्न कर दें। या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर अपीलेंट, हम उनसे अपीलेंट से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग लें। ट्रांसफर रिक्वेस्ट टू अदर पब्लिक अथॉरिटी, ट्रांसफर के 2 ऑप्शंस दिए हैं, एक तो फॉरवर्ड टू पीआईओ, या तो हम पीआईओ को भेज दें या फिर मांगी गई सूचना किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है तो लास्ट ऑप्शन है ट्रांसफर रिक्वेस्ट टू अदर पब्लिक अथॉरिटी। तो हमारे पास आगे एक्शन करने के लिए 2 ही है, या तो हम सूचना किसी पीआईओ से अपने संबंधित है तो उसको कर देंगे, अगर किसी अन्य विभाग से है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसके अलावा है रिक्वेस्ट रिटर्न टू एप्लीकेंट। रिक्वेस्ट रिटर्न टू एप्लीकेंट किस केस में करेंगे, अगर सूचनाएं जो है वो मांगी गई किसी उसके तहत, सपोज उसने भारत का नागरिक नहीं है, किसी और ने सूचना मांगी, कंपनी के नाम से मांग दी, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, आप जो भी जिस रीजन से आप रिटर्न कर रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करके आप उनको सबमिट कर देंगे तो ये तो आरटीआई रिटर्न हो जाएगी। सपोज आप उसने बीपीएल होने का साक्ष्य नहीं दिया तो उससे हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और उनको जो भी हमें कहना है कि आपने बीपीएल का प्रमाण नहीं दिया है तो यहाँ मेंशन करके हम सबमिट कर सकते हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जब उनको देखेंगे तो दोबारा सबमिट कर सकते हैं। अब हमारा पास मेन आया फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू पीआईओ। पीआईओ को रिक्वेस्ट करना है तो जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे अब हमारे पास दिख जाएगा जितने भी पीआईओ विभाग बने होंगे वो यहाँ पर सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, तो उसको हम सिलेक्ट करके और उसको हम सबमिट कर देंगे। तो ये तो ऑप्शन हो गया हमारा सेंड करने का। जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो कंट्रोल बटन दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद सबमिट कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा, अगर आरटीआई रिक्वेस्ट हमको फॉरवर्ड करनी है। और यदि हमें किसी सूचना किसी अन्य पब्लिक अथॉरिटी की है, अन्य पब्लिक अथॉरिटी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सारे पब्लिक अथॉरिटीज़ के नाम दिए हुए हैं, वो आप देख के उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई एक या एक से अधिक है तो वैसे तो एक ही ट्रांसफ़र होगा, एक से अधिक को नहीं होगा। और मल्टीपल भी करना है तो आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें अब एक चीज़ ये है, आप ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ जिसके पीछे डिपार्टमेंट लिखा है तो डिपार्टमेंट हो गया शासन, जैसे कि आप दिखाते हैं इसमें आपका हो गया होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग हो गया शासन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उच्च शिक्षा
आपका शासन हो गया, जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट लगा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग, ये शासन को रिप्रेजेंट करता है। और शेष उनके विभाग के नाम लिखे हैं, किसी में डायरेक्टरेट लगा होगा, किसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का नाम लिखा होगा। तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये सूचना किससे संबंधित, शासन और डायरेक्टरेट में अंतर करने के लिए यही एक उसमें उस तरीका दिया हुआ है। तो इसी तरह आप इसको सबमिट करके आप उनको जैसे ही सबमिट कर देंगे तो यहाँ से आपका होम कम हो जाएंगे अनुरोध पत्र। इसी तरह सेम ऑप्शन यहाँ है, जब फर्स्ट अपील आएगी तो आप फर्स्ट अपील पे क्लिक करेंगे, अभी शो नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट अपील पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसी तरह ऑप्शन प्राप्त होंगे। और आपको ऑप्शन दिखाने के लिए मैं इस पे दिखा देता हूँ, यूटिलिटीज में यूजर मैनुअल किस तरह ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट अपील ट्रांसफर करने के लिए अ, इस पे ऑप्शन किस जगह दिया है ये अनुरोध पत्र, 1 मिनट लगेगा मुझे देखने के लिए। ये है, इस तरह जब आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह आपको सीट दिखेगी। और इस सीट को आप इस तरह आपको सामने जब आप उस क्लिक करेंगे तो इसी तरह फर्स्ट अपील जिसकी प्राप्त होगी वो आपको ऑप्शंस दिखेंगे। ऑप्शन के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल्स आपको दिखेगा, फर्स्ट अपील का जो किस आधार है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिखेगा। फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट एंड एक्शन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट एंड एक्शन में आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे, फॉरवर्ड अपील टू कंसर्न अपीलेट अथॉरिटी। जब आप फॉरवर्ड अपील कंसर्न अपीलेट अथॉरिटी सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऑनलाइन फॉरवर्ड में यहाँ ऑप्शंस दिख जाएगा। वहाँ सारे आपको नाम दिखेंगे, उनमें से आप सिलेक्ट करके और उन्हें भेज सकते हैं। यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दिया होगा। तो इस तरह आप इसमें फर्स्ट अपील भी इसी तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो गया है कि आप, और अगर आपने रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स किए हैं तो यहाँ ऑप्शन इस जगह दिख जाएगा। ये नोडल अधिकारी का कार्य इसमें पूरा हो गया है। मेरे हिसाब से आपको इसमें काफ़ी मदद मिली होगी, मिलेगी इससे जो बताया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।